जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 12 विषय होने वाला है आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो झारखंड बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है उसका हम आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करवाए जाएंगे बच्चों। और उन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है बच्चों, वो भी आपको फ्री में दिया जाएगा। एक भी रुपया आपको चार्ज नहीं करना है। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे और सॉल्यूशन पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। और जितनी भी क्लासें होती है हमारे चैनल पर, उनका जो नोटिफिकेशन होता है, जो भी अपडेट होता है, वो सारा कुछ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको दिया जाता है। तो आज का सेशन काफी जानदार और शानदार होने वाला है, इसीलिए यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त बीजों में निषेचन पश्च घटनाओं के संदर्भ में सत्य नहीं है? Which one of the following statements regarding the post-fertilization events in angiosperm is not correct? तो निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में बात की है। अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन बी देखोगे तो इसमें कहा गया है गुरु बीजाणु भ्रूण कोष के रूप में विकसित होता है। तो ये बात सही है, गुरु बीजाणु भ्रूण कोष के रूप में विकसित होता है, लेकिन यह बात निषेचन पश्च घटनाओं में नहीं आती है, निषेचन से पूर्व घटनाओं में आती है। मेगास्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शिशु जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रावण के लिए उत्तरदायी है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी? जन्म के पश्चात दुग्ध स्रावण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो आप सभी जानते हो इसका आंसर प्रोलैक्टिन होगा, क्योंकि वैसे तो दो हार्मोन दुग्ध से संबंधित आते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। हम जानते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन संश्लेषण यानी सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी है, जबकि ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन के लिए या स्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वह तकनीक जिसके द्वारा शुक्राणु का सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है, यानी कि जो अंडाणु होता है, द टेक्निक बाय विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। तो ये ओवम है जैसे, तो इसमें डायरेक्टली स्पर्म को एंटर कराना, ये टेक्निक क्या कहलाती है? तो ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जब किसी जीव के जीनी प्रारूप में दो समान एलील पाए जाते हैं तो वह जीव कहलाता है। When the genotype of an organism contains two identical alleles, the organism is considered as। तो दो समान एलील के लिए हम जानते हैं समयुग्मजी या होमोजाइगस वर्ड यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकूट का कार्य दोहरा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन हैज डुअल फंक्शन? मतलब कौन सा जो कोडोन है जो दोहरा कार्य दर्शाता है? हम जानते हैं कि जो AUG कोडोन है, इसे हम प्रारंभक कोडोन या स्टार्टर भी कहते हैं, और ये मिथियोनिन अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, चमगादड़ के पंख एवं कीटों के पंख के कार्य समान है, अतः यह उदाहरण है। विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैव सिमिलर फंक्शन, सो आर एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर समजात अंग, विषमजात अंग, विषमयुग्मजी और समयुग्मजी, दो तो ऑप्शन सीधे ही चले जाते हैं यहाँ पर। तो कार्य समान की बात की है, ना कि ओरिजिन की बोली है या उत्पत्ति की बोली हो। यहाँ पर कार्य समान की बात की है, तो हम विषमजात अंग के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। एक व्यक्ति जिसका जीनी प्रारूप IAIB है, वह रक्त समूह AB का प्रदर्शन करता है, इसका कारण है। अ पर्सन हैविंग IAIB जीनोटाइप वुड शो द ब्लड ग्रुप AB, दिस इज बिकॉज ऑफ। ये एग्जाम्पल किसका है? जब दो एलील एक साथ अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं तो उसे हम सह प्रभाविता का एग्जाम्पल मानते हैं, जहां पर क्योंकि दोनों ने अपनी अभिव्यक्ति एक साथ दर्शाई है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। TI प्लाज्मिड पाया जाता है या TI प्लाज्मिड इज फाउंड इन। देखिए TI प्लाज्मिड जो है कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो जीवाणु है उससे प्राप्त किया गया है। हम जानते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है वो जीवाणु का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए
यहाँ पर 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन आपको आवास और जो संबंधित पशु है उसके गलत युग्म की पहचान यहाँ पर करनी है। पेरियार हाथी, सुंदरवन बंगाल टाइगर, कच्छ का रंग जंगली गधा और दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान बर्फीला चीता। Identify the incorrect pair of the habitat and the particular animal concerned: Periyar elephant, Sundarbans Bengal tiger, Run of Kutch wild ass and दचिंगम नेशनल पार्क स्नो लियोपर्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान बर्फीला चीता, क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में पाया जाता है, इसका ये आंसर नहीं होता। जबकि जो बर्फीला चीता है ये हेमिस जो नेशनल पार्क है लद्दाख में उपस्थित है उसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 10वां। यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम पृथकृत प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज था। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आइसोलेटेड वाज। पहला जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखो इको R1 ये सभी जो है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, बट यहाँ पर जो हिंट सेकंड है इसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। वैसे तो नाम में भी सेकंड आ रहा है, थोड़ा डाउट होता है कि फर्स्ट है या सेकंड, फर्स्ट होना चाहिए, बट इसको फर्स्ट को जरूर निकाला गया था लेकिन कार्य पता नहीं थे। यहाँ पर सेकंड को जब निकाला गया और उसके कार्य पता थे, इसीलिए हिंट सेकंड को ही प्रायोरिटी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए क्या कहता है। एक पौधे के भ्रूणपोष की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 24 है, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ अ प्लांट हैव 24 क्रोमोसोम्स। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स गैमेट? देखिए यहाँ पर भ्रूणपोष की कोशिकाओं की बात की गई है जिनकी संख्या जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 24 है। हम जानते हैं कि जो भ्रूणपोष होता है वो 3n होता है, 3n मतलब त्रिगुणित होता है। अगर उसकी कोशिकाओं की जो कोशिकाओं में गुणसूत्र के 24 है तो युग्मक तो अगुणित होंगे, मतलब यहाँ पर अगर हमको n निकालना है तो हम 24 में 3 का भाग दे देंगे और हमको आंसर 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का योगदान समष्टि की वृद्धि में होता है? कि समष्टि की वृद्धि में किसका योगदान होता है? ऑप्शन है जन्म दर एवं अप्रवासन, मृत्यु एवं उत्प्रवासन, जन्म दर एवं उत्प्रवासन, मृत्यु एवं अप्रवासन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन में इंक्रीज कौन कर रहा है? इंक्रीज के लिए दो ही चीजें हैं, जन्म दर एवं अप्रवासन या नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन। 13 यानी 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि एक अनुवांशिक विकार दृश्य प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक स्त्री के द्वारा अपने कुछ नर संततियों को स्थानांतरित होता है तो यह विकार है। इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिजीज इज। देखिए ये जो है इसका आंसर है लिंग सहलग्नी अप्रभावी। उसका रीजन क्या है कि हम जानते हैं कि जो अगर फीमेल वाहक है तो वो हेट्रोजाइगस होगी और वो रोग खुद उसमें प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि विकार दृश्य प्रारूपी सामान्य है। सामान्य मतलब कि जो विकार होंगे लक्षण नहीं दिखाई देंगे लेकिन वो वाहक है तो वो तो हेट्रोजाइगस होगी। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी जो कोई रोग है वो प्रभावी होगा तभी एक्सप्रेस होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर प्रभावी होता तो वाहक मतलब फीमेल में भी एक्सप्रेस होता, जबकि नहीं हो रहा है और मेल तो होता ही हेट्रोजाइगस है, वहाँ ये एक्सप्रेस हो जाता है क्योंकि अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है वह प्रतिरक्षी जो अपरारोध को पार कर सकता है वह कौन सा है? द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर इज। हम जानते हैं इसका आंसर IgG। यही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो माता से जो भ्रूण या एम्ब्रियो होता है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। PCR में प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम टैग पॉलीमरेज डैश या ब्लैंक जीवाणु से पृथक्कृत किया गया था। तो किससे पृथक्कृत किया गया था? देखिए किससे पृथक्कृत किया गया था? एंजाइम टैग पॉलीमर यूज्ड इन PCR हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया से? सबको पता है, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया उससे टैग पॉलीमरेज प्राप्त किया गया था, जो जानते हैं हम कि 72 डिग्री सेल्सियस तक भी अच्छा खासा सक्रिय रहता है। ट्रांसजीन प्रक्रिया यानी कि 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसजीन प्रक्रिया के द्वारा विकसित किए गए गोल्डन राइस में खालिस्तान की प्रचुरता होती है। गोल्डन राइस डेवलप्ड थ्रू ट्रांसजीन अप्रोच इज एनरिच्ड विद। किसकी प्रचुरता होती है भाई? इसमें प्रचुरता होती है, हम जानते हैं विटामिन ए की, लेकिन विटामिन ए को डायरेक्ट हम ना कहकर हम बीटा कैरोटीन भी कह सकते हैं जो कि इसके लिए उत्तरदायी है। फिर देखते हैं 17वां क्वेश्चन। लाइकेन डैश का संगठन है। लाइकेन आर एसोसिएशन ऑफ सिंपल क्वेश्चन 11th में आपने पढ़ा होगा, कवक एवं शैवाल, एल्गी एंड फंगस। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा अवशोषित होती है तो निम्नलिखित श्रृंखला में मोर के पास कितनी ऊर्जा उपलब्ध रहेगी? माइस, स्नैक, पिकॉक। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो 20 जूल ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर के पास 20% है। अब वो माइस के पास ट्रांसफर करेगा यानी कि 20 का 10%, यानी कि हम सीधा सीधा देखें तो माइस के पास कितना जाएगा? 2% जाएगा। उसके बाद आगे यानी कि स्नैक के पास कितना जाएगा? 0.2% जाएगा। और पिकॉक के पास बात करें तो ये जाएगा, कितना जाएगा भाई?
0.02%. 20 joule of energy is trapped at producer level, then how much energy will be available to peacock as food in the following chain. देखिए जो अवशोषण किया गया है, ट्रैप की गई है, 20 जूल है, लेकिन हम जानते हैं कि 90% तो खर्च हो जाती है, तो यहाँ पर 2% जो माइस के पास ना जाकर ये तो प्लांट के पास ही रह जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट ने 20% सन से एब्जॉर्ब की है, लेकिन वो 90% तो यानी 20 जूल, सॉरी परसेंट नहीं जूल, इसका जो 90% है वो तो चला जाएगा। तो इसके पास जो शेष रहेगी, खैर वही जाने वाली है, 2% यहाँ जाएगी, 2% स्नैक के माइस के पास जाएगी, सही है। उसके बाद 0.2% जाएगी स्नैक के पास, और पिकॉक के पास पहुँचेगी 0.0% या 0.02 जूल भी कह सकते हैं हम 10% के हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पिकॉक की ही पूछी है इन्होंने, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 जो क्वेश्चन है वो है, यदि बीजांड द्वार, कैलेजा एवं हाइलम एक सीधी रेखा में उपस्थित हो तो वह बीजांड कहलाता है। व्हेन माइक्रोपाइल, कैलेजा एंड हाइलम लाई इन अ स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज सेड टू बी। देखिए एनसीईआरटी में इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इसका आंसर जो है वो ऑर्थोट्रोपस आता है। देखो इसका कहने का मतलब है कि जो ये ओव्यूल होता है उसमें किस तरह से ये अटैच्ड होता है, ये यहाँ पर कहा गया। इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ जरूर बना देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से अटैच होता है। तो ये बीजांड द्वार की बात करें या कैलेजा की बात करें और हाइलम जहाँ से जुड़ा हुआ है, 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक ही लाइन की बात हुई है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। आपने अभी तक जो पढ़ा होगा वो इस प्रकार से है, इस तरह का, जो कि एनाट्रोपस में आ जाता है। या देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोट्रोपस। विच माइक्रोपाइल, कैलेजा एंड हाइलम लाई इन अ स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज सेड टू बी, तो ऑर्थोट्रोपस का आंसर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस है, वर्ल्ड एड्स डे इज, सब जानते हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटो यानी 21, एक प्रोटोजोआ द्विविखंडन विधि के द्वारा जनन करता है तो 6 पीढ़ियों के पश्चात समष्टि में प्रोटोजोआ की संख्या क्या होगी। देखिए ये जो है द्विविखंडन बाइनरी फिजन जो मेथड है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो है नहीं। पहला चैप्टर था, पहले जो पहला चैप्टर था उसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन हाँ 11वीं में कहीं जिक्र है, तो 11वीं के आधार पर ये कह तो सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हो, 6 पीढ़ियाँ इन्होंने पूछी है। एक खंडित डीएनए अणु के चिपचिपे सिरे बने होते हैं। अब डीएनए काट दिया गया है तो किसके बने होंगे, तो द स्टिकी एंड्स ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ। तो हम जानते हैं कि अगर आपको डीएनए को फ्रेगमेंटेड करना है या काटना है तो उसके लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो काम में आता है और एक विशिष्ट अनुक्रम पर काटता है। तो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही आंसर आएगा, क्योंकि सबका अलग अलग अनुक्रम होता है, उसके हिसाब से ही स्टिकी जो एंड है वो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 23 क्वेश्चन कहता है XXXO प्रकार एवं XXXY प्रकार के लिंग निर्धारण खाली स्थान के उदाहरण किसके उदाहरण है। XXXO टाइप एंड XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ, किसका एग्जांपल है। तो हम जानते हैं ये मनुष्य के लिंग निर्धारण में काम आता है, उसका एग्जांपल है। ड्रोसोफिला में भी ये काम आ जाता है। तो लिंग निर्धारण है, यहाँ पर लिंग निर्धारण मनुष्य नर के द्वारा किया जा रहा है, तो ये नर विषम युग्मजी का एग्जाम्पल है, समयुग्मजी तो कहीं भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कहता है, स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है। द पार्ट ऑफ गायनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपेटिबल नेचर ऑफ पोलन इज। तो जो अनुकूल प्रकृति के लिए यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्तिकाग्री है, वहीं पर जो पोलन ग्रेन है वो वहाँ पर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे, लेकिन उससे पहले उनकी पहचान की जाएगी, तो चेक करना पड़ेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हम वर्तिकाग्र को ले लेंगे। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, एक पारितंत्रीय पदानुक्रम की आधारभूत इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकली हायरार्ची इज। हम जानते हैं कि किसी भी पारितंत्र की जो सबसे छोटी इकाई हम मान सकते हैं, सबसे छोटी इकाई वेस्टी में चल जाती है, लेकिन यहाँ पर बेसिक इकाई की बात की है तो वो समष्टि हो जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन। देखिए एमसीक्यू सभी खत्म होते हैं, अब आते हैं हमारे छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। उसमें पहला है क्वेश्चन देखिए, यानी कि ये में से किन्हीं 7 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, हम सभी का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परीक्षा संकरण व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस। हमको टेस्ट करना है, हम जानते हैं टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमको F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है उसका हम जो है हाइब्रिडाइजेशन संकरण जो है अप्रभावी जनक से करा देते हैं। जैसे कि हम बात करें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी से संकरण कराने पर जो कैपिटल स्मॉल टी हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, इसका संकरण अगर हम अप्रभावी से करा देते हैं या रिसेसिव से करा देते हैं तो हमें जो भी, यानी कि मोस्टली हमें 1:1 मिलता है, जो हमें बताता है कि कितने गुण इसमें प्रभाविक के हैं कितने नहीं हैं, वो परीक्षा संकरण के लिए काम में आता है। इसको आप आराम से कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक और सिंपल सा क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, वेयर आर द लीडिंग सेल्स लोकेटेड। तो ये सिंपल सा आंसर है, जो वृषण होता है, वृषण में वृषण पालियाँ होती हैं और वृषण पालियों में भी जो 2 से 3 वृषण नलिकाएँ पाई जाती हैं, उनके मध्य में अंतराली द्रव भरा होता है, वहीं पर ये कोशिकाएँ
पाई जाती हैं। यहाँ पर ये जो अंतराली द्रव है इनके मध्य में यहाँ पर लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। व्हाट इज जीन चिकित्सा? जीन थेरेपी क्या करेंगे? अगर किसी जीन में डिफेक्ट हो गया, यदि किसी जीन में कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, तो जीन थेरेपी के द्वारा हम उस जीन को वहाँ से एलिमिनेट या उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और उसकी जगह नया फ्रेश जीन ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका एकमात्र एग्जाम्पल जो तुम लोगों ने ADA के लिए देखा होगा, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी होने पर एक लड़की में किया गया था पहली जीन थेरेपी। फिर है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के संभावित जीनोटाइप को लिखिए। देखिए टर्नर सिंड्रोम की बात करें हम, ये टर्नर सिंड्रोम मादाओं में होता है, फीमेल्स के अंदर होता है, जिनमें क्या होगा, सामान्य महिला में जो 2 गुणसूत्र होते हैं उनमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। यानी इस तरह का जीनोटाइप हमको प्राप्त होता है किसके अंदर? टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित है महिला, उसके अंदर ये देखने को मिलता है, जो थोड़ी बुद्धिहीन हो जाती है और भी बहुत सारी समस्याओं में पैदा हो जाती है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने दी? इसका सिंपल सा आंसर है डार्विन। डार्विन इस पुस्तक के रचयिता हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया। चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने इसमें बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम लिखें जिसका उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात की, काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव हैं इनको, जैसे लाइकेन भी उसी में आ जाता है। माइकोराइजा का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं, और भी हम जैसे भाई मित्र के रूप में जैसे करते हैं। तो एक बात करें, तुमने राइजोबियम के बारे में तो सुना ही होगा। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, वो भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है अनुवांशिक तह निर्मित इंसुलिन क्या है? व्हाट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन? तो जेनेटिकली इंजीनियर जो इंसुलिन है ये मनुष्य के ही DNA से प्राप्त की गई है। हम जानते हैं कि जो प्रो इंसुलिन है वो 3 श्रृंखलाओं से युक्त है, A, B और C, जबकि जो अनुवांशिक रूप से जो या फिर परिपक्व इंसुलिन होता है उसमें केवल और केवल 2 चेन होती हैं। यहाँ पर ये C, A और B, यहाँ पर बात करें A और B होती है। तो इंसुलिन, मानव इंसुलिन या ह्यूम्यूलिन भी हम इसको नाम देते हैं, ह्यूम्यूलिन नाम दे देते हैं इसका। इली लिली, अमेरिका की इली लिली जो कंपनी, उन्होंने इसका निर्माण किया था, इकोलाई की सहायता से किया था। फिर देखिए परजीविता को हमको परिभाषित करना है। हम जानते हैं परजीविता में एक जाति को लाभ होता है, एक को नुकसान होता है। परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। यहाँ पर परजीविता एक पारस्परिक क्रिया है। पारस्परिक क्रिया मतलब जो समष्टि में पॉपुलेशन इंटरेक्शन है उसका ये टॉपिक है। इसमें एक जाति को हानि होती है, एक जाति को लाभ होता है, और जो भोजन के लिए अपनी परपोषी जाति पर निर्भर रहती है वो उस परजीविता का ये उदाहरण है या फिर परिभाषा में कर सकते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक हम जानते हैं IUCN जो संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, वो ये जाहिर करती है जिसमें जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं, लुप्त होने के कगार पर जो जातियाँ हैं, उनका जो डाटा है वो तैयार करती है, उनके बारे में बताती है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या कहते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है हमको, बड़ा ही सिंपल सा है कि कैचवा, पारतंत्र सेवाएं, समष्टि वृद्धि, इनसे संबंध बड़ा ही ईजी सा है। हम जानते हैं समष्टि वृद्धि, अभी हम एक क्वेश्चन करके मैं जिसमें जन्मदर है। पारतंत्र की सेवाओं में हम जानते हैं परागण बहुत बड़ा है, और ये अपरद भी होता है। कैचवा जो होता है डेट्रीवोर, अपरधारी भी जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर हम अपघटन में, डिकम्पोजिशन में इसको पढ़ते भी हैं। ये चीज़ सिंपल से मिलान है यहाँ पर। इकोसिस्टम सर्विसेज, पोलिनेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज नेटेलिटी। फिर एक और देखिए बड़ा ही सिंपल से, एक परिपक्व भ्रूण कोष का नामांकित चित्र बनाएं। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सेक। इसका तुमने काफ़ी अच्छे से बहुत बार बनाया होगा, बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है ये। इस तरह से यहाँ पर हम बना सकते हैं। ये 3 सेल जो निभाग की ओर होती हैं, चले कीजिए, और इस तरह से, और बीच में जो है हमारी पोलर सेल्स होती हैं, सेंट्रल सेल होती हैं, 2N के रूप में भी कह सकते हैं, संकोची भी बोल देते हैं इसको, सिंसेंशियल कोशिकाएं भी। देखिए इन तीनों को अंड उपकरण या एपार्टस भी बोलते हैं, जिसमें हम जानते हैं एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, ये सेंट्रल या केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका भी हम कहते हैं इसको। ये हमारी एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो एक परिपक्व जो भ्रूण कोश है वो इसकी स्ट्रक्चर है, जिसमें हम जानते हैं कि 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस होता है। ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग राइट इट्स टू एप्लीकेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, देखिए हम जानते हैं कि जो HGP आप लोगों ने पढ़ा होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें बताया गया है कि जो हमारा डीएनए है उसमें 3×10⁶ बेस पेयर क्षार युग्म मौजूद हैं, जिसमें हमको पता चला कि हमारा जो सभी का डीएनए वो लगभग 99.9% सिमिलर होता है। देखिए हमारा जो डीएनए है उसका अधिकांश जो भाग होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग में नहीं लिया जाता है, बहुत कम डीएनए है जो प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। बाकी जो डीएनए का भाई गुणसूत्र का जो भाग है डीएनए वो रिपीटेड सीक्वेंस का होता है, पुनरावृत या रिपीटेड कहते हैं, पुनरावृत या रिपीटेड सीक्वेंस की कहते हैं, वो भरा पड़ा है हमारे, और वो प्रोटीन संश्लेषण में काम में भी नहीं आता है। वो सब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सब में अलग अलग होता है, उसकी मात्रा अपकेंद्रण विधि द्वारा उसको पता भी किया जाता है, और उसके आधार पर बहुरूपता का एक कॉन्सेप्ट आता है, जो अलग अलग बहुरूपता का मतलब अलग अलग होने की जो दशा होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है बहुरूपता। सब में जो रिपीटेड सीक्वेंस की संख्या अलग अलग होने के कारण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में जो ये सीक्वेंस है, जो रिपीटेड सीक्वेंस है, एक ही जाति या फिर जो समान वंशज होते हैं उनमें समानता दर्शाता है, इसलिए वो यूनिक हो जाता है। दूसरा, इसके दो अनुप्रयोग हम जानते हैं कि पहचान करने में, जब माता पिता की पहचान करने में, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने के लिए या फिर क्रिमिनल की पहचान करने के लिए उनमें उपयोग में लिया जाता है। काफ़ी सारे उपयोग आप लिख सकते हो, ईजी है। फिर देखिए कि अभिसारी एवं अपसारी विकास के मध्य अंतर लिखिए। तो अभिसारी और अपसारी विकास की बात हम करें तो उसमें अंतर अगर आपको लिखना है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिख लेते हैं, अपसारी और अभिसारी। देखिए भैया, जो अपसारी और अभिसारी हैं, जानते हो आप, अपसरण और अभिसारी यानी केंद्र की ओर, ये इस तरह का ये एक एरिया है, सब इधर भाग रहे हैं, और एक ऐसा एरिया है जहाँ से सब दूर जा रहे हैं। इस तरह से डायग्राम के थ्रू आप इसको दर्शा सकते हैं। अपसरण यानी दूर जाना, अभिसारी यानी पास आना, इस तरह से हम इसको दर्शा सकते। किसी स्थान जैसे आपने डार्विन फिंच का हम एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि वो एक स्थान से अलग अलग जगह पर चली गई थी। डार्विन जो फिंचें थी उन्होंने कुछ तरह का दिखाया था, अपसारी विकास दर्शाया था। या फिर जैसे आप और भी एग्जाम्पल दर्शा सकते हो इसके लिए, जैसे समजात और समवर्ती अंग, उनमें आपने देखा था कि जिनकी उत्पत्ति समान होती है वो समजात अंग दर्शाते हैं, लेकिन कार्य के कारण वो अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं तो अपसरण दर्शाते हैं, यानी जो समजात अंग होते हैं वो अपसारी विकास दर्शाते हैं, जबकि अभिसारी में जो होते हैं समवृत्ति जो अंग हैं वो अभिसारी विकास दर्शाते हैं। ये आप इनमें कर सकते हो, समवृत्ति अंग, इसका अंतर में आप कर सकते हो, समजात अंग का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हो कि अलग अलग से, अगर मैं अभिसारी की बात करूं कि किसी एक ही स्थान से या किसी एक जाति की जो किसी कारणवश या भाई भोजन की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाएं और जिस स्थान पर जाएं वहाँ पर अनुकूलित हो जाएं, तो इस प्रकार के विकास को हम अभिसारी विकास कह देते हैं। सॉरी, अलग अलग जाने के लिए अपसारी विकास, जबकि किसी अलग अलग जाति के जो जीव हैं वो अगर किसी एक विशिष्ट स्थान पर आकर रहने लग जाएं और फिर उनमें उस आवास के अनुकूल कुछ संरचनाएं विकसित हो जाएं जो समानता दर्शाएं, तो उसको हम अभिसारी विकास, जबकि इसके लिए हम अपसारी विकास कह सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप इसमें कर सकते हो अंतर के लिए। पर्टिकुलर अंतर मैंने नहीं लिखे हैं, डायरेक्टली मैंने बताया है, समझाया आपको, इस तरह से आप लिख सकते हो। समृद्धि और समझात अंगों की सहायता से लिख सकते हो, परिभाषा के द्वारा भी लिख सकते हो, और डार्विन फिंच का सहारा लेकर भी, ये डायग्राम के द्वारा भी आप इसमें लिख सकते हो। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न को परिभाषित करना है हमको, मेटास्टेटिस और वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। देखिए मेटास्टेटिस जो है ये रिलेटेड है कैंसर से। जब कैंसर जो सेल्स हैं, यानी कि जैसे मान लो ये कैंसर की का ट्यूमर है, यदि इस कैंसर की सेल यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चली जाएं और वहाँ पर भी ट्यूमर का निर्माण कर दें, फिर यहाँ से फिर किसी दूसरे स्थान पर चली जाएं, वहाँ ट्यूमर का निर्माण कर दें, इस तरह से मतलब ये फैलने लग जाए, तो इस स्थिति को हम मेटास्टेटिस कहते हैं। वैक्सीनेशन आप भी जानते हो, मोस्टली इनएक्टिव जो वायरस हैं या जीवाणु भी कह सकते हैं, बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, उनको लिया जाता है, और हमारी जो सक्रिय एक्टिव जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी है उसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ताकि हमारी टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिव किया जा सके और बी सेल्स एंटीबॉडी का निर्माण कर सकें। इसके लिए क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, इनएक्टिव या निष्क्रिय वायरस या जीवाणु को या उसके समान संरचना को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। हमारी जो इम्यूनिटी है उसको ये मान लो प्रेरित किया जाता है, या टी सेल्स और बी सेल्स को क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है एंटीबॉडी निर्माण के लिए, मेमोरी बनाने के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वायरस या जीवाणु या बैक्टीरिया एंटर करता है हमारे शरीर में तो तुरंत और फास्ट अनुक्रिया कर सके हमारा इम्यून सिस्टम। फिर देखिए 40 क्वेश्चन क्या कहता है। 40 क्वेश्चन कहता है क्लोनिंग संवाहक पुनर्योगज डीएनए तकनीक में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाउ क्लोनिंग वेक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है,
क्लोनिंग वेक्टर का जो इंपॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो क्या है? तो भैया ये तो हम जानते हैं, बिना बिना क्लोनिंग वेक्टर के तो हम कैसे कल्पना करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जो क्लोनिंग वेक्टर है वो एक तो वेक्टर है ही, वाहक है, वाहक का काम होता है एक चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाना, तो ये काम तो ये करेगा ही, साथ में ये अपनी रेप्लिकेशन की भी क्षमता रखता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति की, इसी का तो उपयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। देखिए क्या करता है यहाँ पर, जो क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हम मोस्टली जीवाणु भोजी या हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज का उपयोग करते हैं और प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। इन दोनों में ही क्षमता होती है, प्लाज्मिड में और बैक्टीरियोफेज में, अपनी स्वयं स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की। देखिए प्लाज्मिड का क्वेश्चन भी आया था, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसी के बारे में हमारे इस एनसीईआरटी की बुक में दिया भी हुआ है, डबल स्टैंडर्ड होता है भैया ये, इसका उपयोग किया जाता है। अब डीएनए टेक्नोलॉजी में कैसे करते हैं? डीएनए टेक्नोलॉजी में ऐसे करते हैं कि इस पर जो भी प्रतिबंधित स्थल हैं वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो अटैक करता है, काट देता है, जैसे यहाँ काट देता है, और उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, हमारा जो वांछित डीएनए है उसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं, और ऐड करने से हमको क्या बनता है, जैसे ये हमने यहाँ ऐड कर दिया, मैं कंप्लीट इस तरह से बना देता हूँ, ये वाला डीएनए हमने ऐड कर दिया तो इसको हम आरडीएनए कहते हैं, ये आरडीएनए। तो हमारा जो ये वांछित खंड है डीएनए का, इस जगह पे खुद की प्रतिकृति बनाएगा तो साथ में इसकी प्रतिकृति भी हो जाएगी। इस तरह से हम आरडीएनए टेक्निक के द्वारा अपने उस डीएनए खंड की काफ़ी सारी प्रतिकृतियां इनके द्वारा बना सकते हैं। साथ में जहाँ जिसमें भी, जैसे कि ये ट्रांसफ़र करने में, जैसे हमने टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं पादपों में ट्रांसफ़र करने के लिए, इस तरह से हम इनका ट्रांसफ़र करने के लिए भी उपयोग में कर सकते हैं। साथ में हम जानते हैं कि बहुत सारे उपयोग है इसमें, मार्कर भी होते हैं जो रूपांतरों की पहचान या जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उनकी पहचान में भी सहायक है। तो बेसिकली कर सकते हो आप इसमें जितना भी चाहो लिख सकते हो, ये स्ट्रक्चर प्लाज्मिड की बनाकर, क्योंकि प्लाज्मिड अपने दिया हुआ है, मेनली दोनों का उपयोग करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता ह्रास के विभिन्न कारण क्या हैं, या व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर बायोडाइवर्सिटी घट रही है, उसका नुकसान हानि हो रही है, तो उसके क्या कारण हैं? इसके कारण आपने पढ़े होंगे ज़रूर, जैसे कि उनकी सबसे इंपॉर्टेंट में आता है आवासीय क्षति, जो है हम आज करते हैं उनका हैबिटेट लॉस, है ना, हैबिटेट का जो लॉस हम कर रहे हैं, उनके जंगलों को हम जो काट रहे हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न है जैव विविधता का जंगली जानवरों के लिए। दूसरा अतिदोहन एक्सप्लोनेशन जिसके लिए हम कहते हैं, अतिदोहन यानी कि लिमिट से ज़्यादा उपयोग करना, संसाधनों का लिमिट से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो बायोडाइवर्सिटी है वो घट रही है। विदेशी जातियों का जो आक्रमण है, फॉरेन स्पीसीज का जो आक्रमण है, विदेशी जातियों का आक्रमण, ये भी इसी में आता है। और किसी जो भाई डिपेंड स्पीसीज जो है किसी और के ऊपर डिपेंड होती है, या अविकल्पी जीव जो होते हैं, अगर उनसे संबंधित जाति क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे कि हमने देखा भी, अगर मान लो हम मधुमक्खियों को मार देंगे तो परागण कैसे होगा, पादपों का परागण नहीं होगा तो बीज कैसे बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे तो पादप फिर कैसे ग्रो करेंगे, तो ये ज़रूरी है। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर देखिए, ये देखिए 12वां जो क्वेश्चन है, सवाल प्रस्फुटन को परिभाषित कीजिए। एल्गल ब्लूम क्या है, यह पारितंत्र को कैसे प्रभावित है। देखिए एल्गल ब्लूम के बारे में ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ नहीं दिया गया है, प्रदूषण से संबंधित है ये, जो कि पर्यावरण वाला जो चैप्टर है वो हट चुका है, उससे रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि सवाल जो प्रस्फुटन है ये साइनोफाइसी या साइनो जीवाणु से संबंधित है, जिसे हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो तालाब होते हैं जहाँ पर गंदगी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, और ग्रो करने के कारण ये पूरे तालाब में छा जाते हैं, जिसके कारण नीचे जो भी जीव हैं पानी के अंदर उनको प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, ऑक्सीजन वगैरह की कमी होने लग जाती है, तो वहाँ पर वो नष्ट होने लग जाते हैं। तो ये पारितंत्र कैसे प्रभावित करेगा भाई, पारितंत्र को भी हम जानते हैं, पारितंत्र जो है, पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, बायोटिक और नॉन बायोटिक, इन दोनों से मिलकर बना होगा। अब ये जो अन्य जीव हैं तालाब के अंदर मौजूद हैं, उनका तो रहन सहन, खाना पीना सबको बर्बाद कर रहा है, प्रकाश वहाँ पहुँचने नहीं दे रहा है, उसके अंदर जो पादप होंगे या शैवाल वगैरह वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे, इसके कारण वहाँ पर पारितंत्र प्रभावित होता है। इसके बारे में आप लिख सकते हो काफ़ी कुछ। फिर देखिए कुछ बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मानव में शुक्राणुजनन एवं अंडजनन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन ह्यूमन। अगर इसकी बात करें हम तो शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन की बात करते हैं अंतर के बारे में। शुक्राणुजनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणुजनन यानी oogenesis। तो भैया हम जानते हैं कि शुक्राणुजनन जो है वो मेल के अंदर यानी नर में होता है, जबकि ये फीमेल यानी मादा में होता है। मनुष्य की बात कर रहे हैं, मोस्टली तो खैर सभी में ही है, नर और मादा में। शुक्राणुजनन वृषण में होता है, जबकि अंडाशय में होता है। दोनों में ही समय समय पर स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर बात करें ये जीवन भर चलता है।
नर के अंदर जीवन भर चलता है, जबकि ये लगभग 45 से 50 वर्ष में जो फीमेल है उनके अंदर ये समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए जो 3 अवस्थाएं आती हैं, गुणन अवस्था मल्टीप्लिकेशन स्टेज है, गुणन अवस्था है, वृद्धि अवस्था है और परिपक्वन मैचुरेशन है। ये 3 अवस्था तीनों में आती है, लेकिन यहाँ की जो वृद्धि अवस्था बहुत ही छोटी होती है। यहाँ की वृद्धि अवस्था बड़ी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ का जो अंडाणु बनने वाला है उसको साइटोप्लाज्म ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसी का साइटोप्लाज्म तो एम्ब्रियो यूज़ करेगा, तो इसके लिए वृद्धि अवस्था ज़्यादा होती है बजाय इसके। यहाँ पर दूसरी बात करें हम जानते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं होता है कि भाई जो 14 एज के बाद ही स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन यहाँ पर तो गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। ये गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि ये तो 14 एज ही स्टार्ट होता है। गर्भ में ये हम जानते हैं कि अर्धसूत्री जो फर्स्ट है वो रुक जाता है। अर्धसूत्री फर्स्ट यानी कि वृद्धि अवस्था तक तो हो जाता है, लेकिन जो अर्धसूत्री माइटोसिस है, मियोसिस है, अर्धसूत्री जो विभाजन है वो फर्स्ट डिप्लोटीन स्टेज में आकर रुक जाता है। यहाँ तो 14 एज के बाद तो स्टार्ट ही होता है, या आयु वर्ष के लिए हम आयु भी यूज़ कर सकते हैं। 14 एज के बाद तो स्टार्ट ही होता है। फिर ऐसे यहाँ पर रुकता नहीं, यहाँ तो कंटिन्यू चलता है। अर्धसूत्री फर्स्ट सेकंड, मियोसिस फर्स्ट सेकंड दोनों में होता है, लेकिन यहाँ रुक जाता है, यहाँ नहीं रुकता है। यहाँ तो शुक्राणु उससे पहले अर्धसूत्री सेकंड के बाद की बात करें, यहाँ सेकंड के बाद जो है शुक्राणु पूर्वी स्पर्मेटिड जिसे हम कहते हैं, शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जो कि अगतिशील होता है। यहाँ भी अंडाणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री सेकंड के बाद, वो भी अगतिशील होता है, लेकिन यहाँ पर इस पर मियोजेनेसिस होता है, जिसके बाद यानी शुक्रकांतरण जिसे हम कहते हैं, उसके बाद एक गतिशील शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ अंडाणु अगतिशील ही होता है, ये कभी भी गतिशील नहीं होता। साथ में जो सेकंड मियोसिस है या अर्धसूत्री विभाजन है, हम जानते हैं कि जब निषेचन के लिए शुक्राणु अंडाणु के अद्वितीय ओसाइट के संपर्क में आता है तभी स्टार्ट होता है। तो ये काफ़ी सारे अंतर हैं, आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए पोषण का कार्य हम जानते हैं, अंडाशय से स्रावित होने वाले या इसमें हम जानते हैं पुटिकाओं का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पुटिकाओं का निर्माण नहीं होता है। कार्पस ल्यूटियम बनती हैं, वहाँ नहीं बनती हैं। वहाँ पर हम जानते हैं कि सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ सर्टोली सेल्स नहीं पाई जाती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेरित करता है शुक्राणु जनन को यहाँ पर, जबकि जो FSH हार्मोन है वो पुटिकाओं को प्रेरित करता है। उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो काम करता है, बाकी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये ज़रूरी हो जाते हैं। काफ़ी सारे आप ऐसे अंतर लिख सकते हैं, मैंने काफ़ी आपको बताया, बाकी और भी बहुत सारे अंतर आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से प्रभाविता के नियम को एवं विसंयोजन के नियम को की व्याख्या करनी है हमको। तो प्रभाविता का नियम तो मेंडल का नियम हो जाएगा। प्रभाविता का नियम जो है वो मेंडल का नियम ही हो जाएगा, जिसमें वैसे तो दोनों ही नियम मेंडल के हैं, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। देखिए प्रभाविता का जो नियम है वो अपने ड्रैगन फ्लाई या क्या नाम है, मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम के बारे में बताया था उसको मिराबिलस जलापा या स्नैपड्रैगन नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इनका यूज़ किया था एग्जाम्पल के रूप में, जिसमें उसने वाइट और रेड पुष्पों का उपयोग किया था। लाल पुष्प वाले और सफ़ेद जो पुष्प वाले उनका यूज़ किया था, जिसमें उन्होंने RR और WW का यूज़ किया था। फिर उन्होंने देखा कि जो F1 पीढ़ी है उसमें सभी जो पुष्प प्राप्त हुए थे वो गुलाबी थे। ये बताता था कि F1 जो पीढ़ी है उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों के लक्षण हैं, जबकि उन्होंने F2 पीढ़ी में सिद्ध कर दिया था कि F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण होते तो हैं लेकिन वो अभिव्यक्ति नहीं दर्शा पाते हैं। जो प्रभावी लक्षण वाले पादप हैं या प्रभावी लक्षण जो है उनको दबा देते हैं। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया था। दूसरे वाले की अगर हम बात करें विसंयोजन का जो नियम है उन्होंने दिया था सेग्रीगेशन का, विसंयोजन या सेग्रीगेशन का। उन्होंने कहा था कि जब युग्मक निर्माण होता है तो जो युग्म में उपस्थित होते हैं एलील जो है, जैसे कि मैं बात करूँ कैपिटल T और कैपिटल T एक एलील का जोड़ा है ना। ये जब, या चलो इसकी जगह हम ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। कैपिटल T और स्मॉल t एक एलील है, एलील का एक जोड़ा है। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और शुद्ध होते हैं, एक दूसरे से पृथक होकर अपने व्यक्ति दर्शाते हैं। देखिए विसंयोजन का जो नियम है ये इन्होंने अपने द्विसंकर जो संकरण है उसके आधार पर बताया था। द्विसंकर संकरण के ऊपर आधारित है, तो द्विसंकर संकरण का जो एग्जाम्पल है उसके आधार पर विसंयोजन के नियम को समझा सकते हैं। बाकी विसंयोजन का नियम में सीधा सा है कि एलील का जो जोड़ा होता है उसमें से युग्मक निर्माण के दौरान जो युग्मक हैं एक ही जोड़े में से आते हैं लेकिन अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग दर्शाते हैं, पूरी तरह से पृथक हो जाते हैं। यानी युग्मक निर्माण के दौरान प्रत्येक युग्मक जो होता है वो शुद्ध होता है लेकिन आते वो समान से ही है। ये विसंयोजन का नियम है। ये द्विसंकर संकरण नियम संकरण के आधार पर बताया था, तो उसका एग्जाम्पल लेकर हम कर सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन को भी।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा इस प्रकार शरीर को रोगजनकों के आक्रमण से बचाती है। देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें हम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा हम जानते हैं कि दो तरह की होती है, एक जो हमके जन्मजात प्रतिरक्षा भी बोलते हैं हम, और एक है उपार्जित। उपार्जित वो है जो हमको जीवन में जब हम इस पृथ्वी पर आए थे तो हमारे इम्यून सिस्टम जो अर्जित करता है, बाहर के जितने भी जीव जंतु, छोटे मोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव, बड़े नहीं छोटे, उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, किस तरह से हमारा शरीर उनके लिए एक्शन करता है, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से अटैक करता है, उनके लिए क्या क्रियाएं होती हैं, उस पर आधारित है। तो जैसे ही कोई जीवाणु हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है किस तरह की रेस्पॉन्स देता है और उससे क्या सीखता है, उसके आधार पर है ये उपार्जित प्रतिरक्षा। यानी कि ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हम सीखते हैं, जन्म के पश्चात हमें जन्मजात प्राप्त नहीं होती है और वातावरण में रहकर हमें ये प्राप्त होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है कोशिका माध्यित, जिसे सेल मीडिएटेड भी कहते हैं, कोशिका माध्यित। दूसरी है तरल माध्यित या ह्यूमोरल मीडिएटेड भी कह देते हैं। ये दो प्रकार की होती है। ये जो है बी लिम्फोसाइट या बी सेल से रिलेटेड है, बी लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट, जबकि ये टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है। फिर देखो यहाँ पर कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा की बात की गई है। अब जानते हैं कि जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये जब ये इनका जो उत्पत्ति है वो बोन मैरो से ही होती है, लेकिन इनका परिपक्वन जो होता है वो थाइमस में होता है। वहाँ से फिर ये विभेदित हो जाती हैं। 4 प्रकार की कोशिकाओं में स्पेशली हम बात करें तो इसमें टी किलर है ना, उसके बाद टी मेमोरी है, टी हेल्पर है और टी आई भी है, इनहिबिटर भी है, संदमक भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रकार में डिवाइड हो जाती है। जब भी कोई जीवाणु हमारे एंटर करता है शरीर में, या कोई भी विषाणु, कोई भी बाह्य जीव जिसे हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन जब भी कोई एंटर करता है तो टी हेल्पर सेल्स उससे जाके अटैच हो जाती हैं, पहचान करती हैं। उसके बाद जो टी किलर सेल्स हैं ये मारती हैं, जबकि जो टी मेमोरी सेल्स हैं ये उनकी मेमोरी रख लेती हैं या स्टोर कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो आए तो ज़्यादा अग्रेसिव इंटरेक्शन हो सके, रेस्पॉन्स दे सके हमारे में। लेकिन अगर कभी ये जो रेस्पॉन्स है ये ज़्यादा उग्र हो जाता है, ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तो फिर या फिर मान लो कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसने उस एंटीजन को मार दिया लेकिन फिर भी अपनी क्रियाएं कर रहा है, तो फिर इनहिबिटर उसे रोकने का कार्य हो जाते हैं। साथ में यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स जो इंटरफेरॉन्स हैं उनकी सहायता से बी सेल्स को भी एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपर्युक्त आरेख की सहायता से समष्टि लॉजिस्टिक वृद्धि स्वरूप का वर्णन करें। डिस्क्राइब पॉपुलेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। देखिए भैया ये लॉजिस्टिक वृद्धि की बात कर रहा है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की तो बात ही नहीं कर रहा। लॉजिस्टिक वृद्धि या लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ को हमको आरेख के द्वारा समझाना है। ये कुछ इस तरह से है, ये इसका ग्राफ आरेख जिसके बारे में बात करते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाता है। यहाँ पर ये पोषण क्षमता है जिसे के से दर्शाया जाता है ना। ये एरिया है, एरिया के साथ बढ़ती जाती है ना, और जो ये है समष्टि पॉपुलेशन, समष्टि घनत्व भी कह देते हैं हम इसको, घनत्व। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर समय टी के साथ है, ये ए नहीं आएगा, वो ऐसे वाला संबंध याद आ गया था। खैर कोई बात नहीं, इसका जो फॉर्मूला होता है एन के लिए वो होता है आर एन के माइनस एन अपॉन में के, ये होता है। यहाँ पर आर जो है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, के पोषण क्षमता है, एन जो है समष्टि घनत्व है, टी समय में स्पेशली बात करें तो टी समय में समष्टि घनत्व। यहाँ पर ये समय के सापेक्ष अवकलन करने के बाद इस तरह से आ जाता है। हाँ तो ठीक है भैया, देखो यहाँ पर क्या ये है आरेख के द्वारा, आरेख सिंपल सा आरेख है जिसमें स्टार्टिंग में जानते हैं कि वृद्धि बहुत धीमी होती है, फिर एकदम से बढ़ती है, जिसको लॉग फेज भी कह देते हैं, इसको लेग फेज कहते हैं, फिर इसके बाद नहीं बढ़ती। कि ऐसा रीज़न क्या हो जाता है कि इसकी वृद्धि एक समय के बाद नहीं बढ़ती है। देखिए जो एक्सपोनेंशियल या चरघातांक की जो वृद्धि है वो हर कोई नहीं दर्शा सकता, क्योंकि इतने प्रकृति में साधन उपलब्ध नहीं है कि वहाँ पर इतनी वृद्धि दर्शाई जा सके, एक्सपोनेंशियल वृद्धि दर्शाई जा सके। तो सीमित साधन जो ये के है, ये दर्शाता है किसी भी आवास की या पारितंत्र की पोषण क्षमता को। ये बताता है कि पोषण क्षमता क्या है, कि जो पर्यावरण है वहाँ के जीवों को जितने साधन उपलब्ध करा सकता है
वो इसकी पोषण क्षमता है। इस पोषण क्षमता के बाद इतने संसाधन नहीं है प्रकृति के पास कि जो समष्टि है वो लगातार वृद्धि करती जा सके। यानी इसके बाद संसाधन की कमी के कारण जो भी जाति है, स्पीसीज है या समष्टि है जो वृद्धि कर रही है, संसाधन कमी होने पर उनके बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, फिर वो और आगे वृद्धि नहीं कर पाती है। तो यही है लॉजिस्टिक ग्रोथ जो एक्सपोनेंशियल नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। इसके लिए यहाँ पर के को दर्शाया गया है जिसे हम कहते हैं पोषण क्षमता। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्योगज डीएनए निर्माण की व्याख्या करें। पुनर्योगज डीएनए निर्माण करना है हमको। देखो पुनर्योगज डीएनए निर्माण सिंपल सा है। हमको सबसे पहले वांछित जो जीन है उसकी पहचान करनी है। कुछ स्टेप में होता है ये। सबसे पहले वांछित जीन की पहचान, फिर वांछित जो जीन है उसको पृथक्करण होगा, यानी कि अलग करना होगा हमको। उसके लिए हम जानते हैं कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता लेनी पड़ेगी। जहाँ भी हमने पहचान किसी पादप में, किसी जीव में जो जीन हमको चाहिए वो हमको पहचान किया, उसको विभिन्न एंजाइमों की सहायता से वहाँ से अलग करना है। अगर मान लो हमारा नॉर्मली हम जानते हैं कि हम किसी जीव यानी कि जंतु के लिए बात करें तो उनमें सेल वॉल नहीं होती है सिंपली, तो लाइपेज प्रोटीएज एंजाइम का उपयोग करते हुए हम यूज़ करते हैं। और बाकी अगर किसी जीवाणु में है तो और भी, जैसे पादप से तो यूज़ करेंगे हम सेलुलोज एंजाइम, या सेलुलोज की बनी होती है। कवक की बात करें तो काइटिनेज एंजाइम आ जाएगा, और जीवाणु के लिए यानी बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम एंजाइम काम में आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग एंजाइम उपयोग करके हमको वहाँ से अलग कर लेंगे, और पर्टिकुलर खंडित करने के लिए डीएनए को एंडोन्यूक्लियस काम में लेंगे। जो जीन चाहिए उनको वहाँ से अलग कर लेंगे। जैसे कि हमने जीन अलग कर लिया, इसको अलग करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम वाहक डीएनए लेंगे, या प्लाज्म डीएनए भी हम मोस्टली हम उसी का उपयोग करते हैं। तो इसको भी, जैसे कि ये मान लो हमने ले लिया है एक वाहक डीएनए, इसको फिर एंडोन्यूक्लियस की सहायता से यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद लाइगेज एंजाइम की सहायता इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। मान लो कि ये कंप्लीट है, और इस स्थान पर मान लो हमने इसे जोड़ दिया। तो ये जो वाला हिस्सा है ये हमने यहाँ जोड़ दिया। अब जो ये बना हुआ है ये पुनर्योगज डीएनए है, या आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसे हम कहते हैं, आर डीएनए भी कह देते हैं डीएनए। इसको हमने यहाँ से प्राप्त करें। उसके बाद इसको हम, क्योंकि हम प्लाज्मिड का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको बाद में इकोलाई में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे इसको मुख्य डीएनए यहाँ इसको ट्रांसफर कर दिया, और फिर ये अपनी वृद्धि दर्शाएगा। जब ये अपनी वृद्धि दर्शाएगा तो साथ में हमारा जो वांछित डीएनए है उसकी वृद्धि भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, काफ़ी सारे संख्या बढ़ा सकते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की टेक्निक। तो देखिए भाई दोस्तों, जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जीन अभिव्यक्ति जो है वो प्रोटीन के रूप में होती है। प्रोटीन के रूप में जीन अभिव्यक्ति होती है जो हमें लक्षण के रूप में दिखाई देती है, लेकिन उसका नियमन करना। हम जानते हैं कि प्रोटीन के प्रोसेस में सबसे पहले जो डीएनए होता है, प्रोटीन निर्माण की बात कर रहा हूँ मैं, डीएनए सबसे पहले अपना रेप्लिकेशन करता है, अनुलेखन के द्वारा आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए से अनुवादन के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण, यानी ट्रांसलेशन के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण। ये प्रोसेस बेसिकली होता है। सेंट्रल डोग्मा जिसे हम कहते हैं वो ये है। तो यहाँ पर जो है स्पेशली अनुलेखन, यानी कि ये अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, अनुलेखन और अनुवादन, इन दो जगह। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जीन की अभिव्यक्ति को रोक सकते हैं। ये अलग अलग स्तर है, अनुलेखन इस तरह है, अनुवादन इस तरह है, उसी तरह साथ में हम जानते हैं कि अनुलेखन के बाद स्प्लाइसिंग होती है, उस स्तर पर भी हम कर सकते हैं। बेसिकली हमको कंट्रोल करना है, जहाँ हमको लगता है कि यहाँ हम इसको रोक सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण को। तो देखो ये एग्जाम्पल है जो लेकोपेरोन के लिए है। लेकोपेरोन एक ओपेरोन की बात करें तो एक जीनों का समूह है। लैक जो वर्ड है ये लैक्टोज से लिया गया है। लैक्टोज जो है यहाँ पर एक उत्प्रेरक या इंड्यूसर का काम करता है। ये एग्जाम्पल जो लेकोपेरोन है ये इकोलाई के लिए लिया गया, क्योंकि इकोलाई का एनर्जी सोर्स लैक्टोज होता है। लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। देखिए जब इकोलाई को लैक्टोज के साथ रखा जाता है, पहले अगर मैं अनुपस्थिति की बात करूँ जब लैक्टोज नहीं होता है, तो यहाँ पर जो इंड्यूसर जीन है, मैंने कहा कि ओपेरोन काफ़ी जीनों का समूह होता है, तो इसमें काफ़ी जीन है। जैसे ये जो है इंड्यूसर है, सॉरी इंड्यूसर नहीं है, रिप्रेसर है, आई नहीं आएगा यहाँ पर, रिप्रेसर रहेगा, रिप्रेसर जीन होता है ये, या इनहिबिटर जीन भी हम कह सकते हैं इसको। इनहिबिटर, इंड्यूसर नहीं होगा, आई होगा तो इनहिबिटर होगा। ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है जो चालन करता है। प्रमोटर आप जानते हो, अनुलेखन के लिए प्रमोटर बहुत आवश्यक होता है। वाई, जेड और ए ये संरचनात्मक जीन का है, जहाँ पर मतलब जो प्रोटीन संश्लेषण में काम में आते हैं वो संरचनात्मक जीन में। देखिए जब ये इनहिबिटर जो जीन है ये काम करता है तो ये एमआरएनए का निर्माण करता है। ये एमआरएनए जो जिस प्रोटीन निर्माण करता है उस प्रोटीन को हम संदमक या इनहिबिटर प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर जुड़कर अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रोक देता है। लेकिन जब अगर हम इसको लैक्टोज की प्रेजेंस में रखते हैं तो लैक्टोज की प्रेजेंस में इनहिबिटर का जो ये संदमक प्रोटीन है लैक्टोज इसी के साथ जुड़ जाता है और इनहिबिटर को यहीं पर रोक देता है। ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता है, जिसके कारण संरचनात्मक जो जीन है, स्ट्रक्चरल जो जीन है, इनका अनुलेखन होता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनने के बाद प्रोटीन बनता है। तो वाई जो जीन है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है ये लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देखिए इकोलाई को ऊर्जा के लिए लैक्टोज की आवश्यकता होती है। पहले लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, फिर ये उपयोग करता है ग्लूकोज का एनर्जी के लिए। जैसे जैसे एनर्जी का उपयोग इकोलाई करता जाता है वैसे वैसे लैक्टोज की कमी होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और कमी होने पर ये लैक्टोज यहाँ से हट जाता है, और लैक्टोज के हट जाने के कारण ये जो प्रोटीन है संदमक ये ऑपरेटर से जुड़ता है और वापस से स्विच ऑफ हो जाता है। यानी कि एक तरह से
एक तरह का नेगेटिव फीडबैक है कि नेगेटिव फीडबैक ऐसे कि लैक्टोज की कमी होने पर ये यहाँ पर अनुलेखन बंद हो जाएगा, और अगर लैक्टोज है यानी खाने की चीज़ है तो ये चलता रहेगा। तो इस तरह से ये जो आपका मॉडल पेपर था ये पूरा सॉल्व होता है। धन्यवाद। तो हाँ, तो बच्चों ये था आपका ये बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चनों के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमें 9024796410 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।